देखिए बेटा, हम लोग आज एटम स्टार्ट कर रहे हैं और एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है। सबसे पहले थॉमसन पुडिंग मॉडल। हमें किसी भी मॉडल के बारे में कुछ आइडिया ये होना चाहिए कि उसमें क्या पोस्टुलेट्स थे और वो क्यों थ्योरी डिस्कार्डेड हुई, या फिर वो अगर एक्सेप्टेड की गई तो क्यों की गई। ये सब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पुडिंग मतलब एक स्वीट का नेम है, जैसे हमारे यहाँ पर एक लड्डू होता है उस तरह की एक पुडिंग एक स्वीट का नेम है। और प्लम्स ऑफ पुडिंग मतलब उसके अंदर जो मिठाई के अंदर कुछ बीज डाले जाते हैं, दैट आर प्लम्स। तो प्लम्स ऑफ पुडिंग मॉडल, प्लम्स पुडिंग मॉडल के नाम से थॉमसन ने एक मॉडल दिया था। उसने कहा था कि जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं अलग अलग जगह, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं पूरे के पूरे एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे सीड्स ऑफ वाटरमेलन या प्लम्स ऑफ पुडिंग, दोनों एक तरह की चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था पूरे एटम के अंदर और न्यूक्लियस मिडिल में था, ऐसा थॉमसन का मानना था। लेकिन थॉमसन मॉडल ने जो अपना पोस्टुलेट दिया था वो थ्योरी डिस्कार्डेड हो गई, क्योंकि वो ये नहीं समझा पाया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है वो किस बेसिस पे बनती है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा, स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बन रही है, वो नहीं समझा पाया। तो एक तो इस वजह से वो थ्योरी डिस्कार्डेड हो गई, और दूसरा कारण था कि वो ये नहीं समझा पाया कि जो एटम है उसमें स्टेबल क्यों है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है न्यूक्लियस के इफेक्ट में रुका हुआ है तो वो स्टेबल क्यों है, क्या उस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन या कुछ इस तरह से लग रहा है। अगर लग रहा है तो वो स्टेबल क्यों है, वो उसकी स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। तो दो बेसिक रीज़न थे, एक तो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया कि एटम स्टेबल क्यों है, इस मॉडल के बेसिस पे स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया। दूसरा स्पेक्ट्रल लाइंस को वो नहीं समझा पाया कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बन रही हैं, इस वजह से वो थ्योरी डिस्कार्डेड हो गई। उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना। देखिए रदरफोर्ड मॉडल में हमें ये थॉमसन पुडिंग मॉडल तो हो गया कि इसने स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं समझाया और एटम क्यों स्टेबल है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद रदरफोर्ड गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट आया। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है ये सेटअप किया था गीगर मार्टसन, एक साइंटिस्ट था गीगर मार्टसन, उसने सेटअप किया था और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने क्या था, बहुत पतली सी एक गोल्ड की फॉइल थी, लगभग 7 × 10⁻⁻7 मीटर फॉइल थी, मतलब इतनी थिकनेस की फॉइल थी, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम आयन। आपको पता है हीलियम के अंदर ये स्ट्रक्चर है हीलियम की। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो उसे कहेंगे हीलियम आयन। 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो हीलियम आयन बन गया। हीलियम आयन को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इस पर नेट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम बिस्मिथ था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की थी, एक बहुत स्मॉल होल यहाँ पर क्रिएट किया था, और उस स्मॉल होल में से अल्फा पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से बॉम्बार्ड किए थे। काफ़ी स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे गए थे, और कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए थे, कुछ बैंड हो गए, कुछ वापस आ गए अपने बहुत सारे में से कुछ एक आध वापस आ गए। ये नंबर आपको ध्यान रखना है कि 20,000 में से एक वापस आ गया। लेकिन क्यों वापस आया, सबसे बड़ा कारण है कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है। एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय द रदरफोर्ड, बट कंक्लूजन क्या निकला, इसका क्या निष्कर्ष निकला। इसका ये निष्कर्ष निकला कि गोल्ड फॉइल में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है उसको किसी पॉजिटिव चार्ज ने रिपेल किया होगा, उसके पाथ को बेंड करने वाला पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो इसका मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है। ऐसा रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, और उसका साइज भी बताया था कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है। क्योंकि हमें मालूम है जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। दैट वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों की प्रेजेंस होती है,
ओवर एन ऑल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग रिवॉल्व हो रहे हैं, ये भी रदरफोर्ड ने बताया था। मतलब एटम का बेसिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने बताया था। अब किसी अल्फा पार्टिकल को इसमें बॉम्बार्ड किया गया, अगर ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, जैसे ही ये इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ मतलब जो फोर्स का जो एरा होता है जिसके अंदर ये फोर्स लगा सकता है, न्यूक्लियस मान लो यहाँ तक फोर्स लगा सकता है, तो जैसे ही इस पोर्शन में, जैसे इस एरिया में दाखिल हुआ, इस न्यूक्लियस ने इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाया प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जाना चाह रहा है, लेकिन प्रोटॉन ने उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाया, तो इन दोनों के इफेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी और रिपल्सिव फोर्स के इफेक्ट में वो बैंड हो गया। तो उसकी बेंडिंग पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुई, तो न्यूक्लियस का साइज भी पता लग गया कि न्यूक्लियस का साइज कितना है, क्योंकि जब वो न्यूक्लियस के इफेक्ट में आएगा तभी बैंड होगा। अब मान लीजिए कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर से पास होने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल अगेंस्ट लगेगा, एकदम 180 डिग्री पे लगेगा, तो वो अपने पाथ पे वापस लौट आएगा। इसका मतलब यहाँ से न्यूक्लियस स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियस का सेंटर हमें पता लग गया, और कहाँ तक न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो पता लग गया। तो न्यूक्लियस का साइज भी रदरफोर्ड ने बता दिया था कि बार बार जब बेंडिंग हो रही है तो न्यूक्लियस का साइज कितना है, एटम का साइज कितना है, क्योंकि एटम का बहुत सारा पोर्शन खाली है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, जब वो इस फोर्स के एरा में नहीं घुसे, इस फोर्स के इफेक्ट में नहीं आए, तो वो सीधे निकल गए। तो एटम का बहुत सारा पोर्शन खाली होता है, ये भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में, ये भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। तो रदरफोर्ड की थ्योरी क्या नहीं समझा पाई, वो डिस्कार्डेड क्यों हो गई? वो डिस्कार्डेड इस वजह से हो गई कि उसने कहा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम मिलता है, अगर आप यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दें तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर लगातार हमें एनर्जी मिलती है। तो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और ये एनर्जी फोटोग्राफिक प्लेट पर आ रही है। तो उसने कहा था इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दे रहा है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रही है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। लेकिन फिर ये थ्योरी आई कि अगर वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसके पास एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो प्रोटॉन उसे खींच लेगा और धीरे धीरे वो अपना पाथ छोटा करते हुए बाद में फाइनली न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। लेकिन वो तो स्टेबल है, ऐसा हो नहीं रहा। इसका मतलब वो ये नहीं समझा पाया कि ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों है। अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दे रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व हो रहा है, वो इस थ्योरी को नहीं समझा पाया, इसलिए इसकी थ्योरी डिस्कार्डेड हो गई। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है एनर्जी तो कंटिन्यूसली एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, कंटिन्यूसली हमें एनर्जी मिलनी चाहिए। लेकिन एनर्जी हमें कंटिन्यूस लाइन नहीं मिलती है, लीनियरली मिलती है। कभी कभी एनर्जी मिल रही है, हमेशा नहीं मिल रही है। तो वाई लीनियर एनर्जी स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, ये भी नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहा है तो कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, तो लीनियर एनर्जी स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, ये भी वो नहीं समझा पाया। इसकी वजह से इसकी थ्योरी को भी डिस्कार्डेड कर दिया गया। देखिए, बोर्स मॉडल में हमें बोर ने जो कंसेप्ट दिए थे, बोर ने जो अपने पोस्टुलेट दिए थे, वो सारे पोस्टुलेट प्रैक्टिकली प्रूव भी हो चुके हैं। जैसे उसका बेसिक पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट उसका बेसिक पोस्टुलेट था। रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी ऑर्बिट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, उसके लिए सेलेक्टेड ऑर्बिट्स है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। और ऐसा बोलने का आधार था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है लेकिन वो घूम रहा है, तो वो मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, और वो जो अपने ऑर्बिट में घूमता है तो वो वेव फॉर्म में घूमता है, वो वेव फॉर्म में चलता है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में वेव फॉर्म में चलता है, और जितने नंबर ऑर्बिट में घूम रहा है उतनी वेवलेंथ कंप्लीट करता है। जैसे मान लीजिए एक वेवलेंथ हो गई
ये 2 वेवलेंथ हो गई, ये 3 वेवलेंथ हो गई, ये 4 वेवलेंथ हो गई और ये 5 वेवलेंथ हो गई और ये मान लीजिए 6 वेवलेंथ है। मतलब ये 6 ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट में घूम रहा है तो वह 6 वेवलेंथ कंप्लीट करेगा। और डी ब्रोगली ने हमें ये प्रिंसिपल दिया था कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा दैट इज h अपॉन लैम्डा, या इस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी दैट इज h अपॉन p। p मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और इसको जब हम चेंज करेंगे, मतलब इसमें थोड़े से ऑइंटमेंट किए, इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाया गया। और बंद कर, ओके। तो देखिए बोर ने हमें ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए सारे ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करते, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर एग्जिस्टेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। और ऐसा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हुआ था। और डी ब्रोगली ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया था उसे डेविंसन जर्मर एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इसका तो डी ब्रोगली बिल्कुल सही है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। और इसका बेस बना के इसके कुछ जो बेसिक फॉर्मूलेज थे उनको चेंज करके बोर ने अपना सेकंड पोस्टुलेट दिया। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि बोर का सेकंड पोस्टुलेट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। फिर उसने ये भी कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है mv²/r, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और बाहर जाने से रोक कौन रहा है? इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन। प्रोटॉन का अट्रैक्शन कितना होता है? k q1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, q2 प्रोटॉन पे चार्ज अपॉन r²। तो k q1 q2 अपॉन r² इज बैलेंसिंग बाय mv²/r। हमें पता है जो भी चीज अपने ऑर्बिट में, जो भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वजह से बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रोटॉन का अट्रैक्शन बचाएगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस पर, k q1 q2 अपॉन r²। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला गिवन बाय द बोर। और फिर उसने ये भी बोला कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर एग्जिस्टेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। और इन दोनों को मिक्स करके उसने रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताया। देखिए बोर ने हमें ऑर्बिट की रेडियस बताई कि कितने, कौन सी रेडियस एग्जिस्ट करती है। बोर ने हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड का फार्मूला भी बताया। बोर ने हमें यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है। और उसको बताने का जो आधार था, फर्स्ट कंसेप्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और हमें पता है किसी भी घूमती चीज़ पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है mv²/r, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब वो बाहर जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो प्रोटॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, कूलाम फोर्स है, वो उसे बाहर नहीं जाने दे रहा। इसका था mv²/r किससे बैलेंस हो रहा है? k q1 q2 अपॉन r² से। k q1 का मतलब प्रोटॉन का चार्ज। अब zx से मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिया है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। हालांकि बोर ने जो अपना कंसेप्ट दिया था वो सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन एटम के लिए दिया था। ऐसे एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी थ्योरी वैलिड है, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके फार्मूले गलत होते हैं। सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन्स एटम के लिए फार्मूले सही हैं। तो ZX से कंपोनेंट के लिए मान लीजिए फार्मूला उसने दिया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो Z इलेक्ट्रॉन पे, Z प्रोटॉन पे चार्ज हो गया ZE। तो K Q1 मतलब प्रोटॉन का चार्ज, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो K Q1 Q2 अपॉन r² फार्मूला है। mv²/r इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये फार्मूला बोर ने हमें दिया था। सेकेंड उसने दिया था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स एग्जिस्टेड in which angular momentum of electron is equal to integer multiple of h upon 2π। और ये जो बोर का आधार था सेकेंड पोस्टुलेट देने का, ये था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने हमें कहा था ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं तो वो वेव फॉर्म में घूम रहे हैं। इस तरह से मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ हो गई, ये 2 वेवलेंथ, ये 3 वेवलेंथ, ये 4 वेवलेंथ, ये 5 वेवलेंथ और ये 6। इसका मतलब ये 6th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर 6th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो 6 वेवलेंथ कंप्लीट करता है।
और ऐसा किसने बोला था? डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने कहा था ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव नेचर, मतलब जितने भी पार्टिकल्स जो मूव करते हैं वो पार्टिकल तो है ही हैं, लेकिन वो वेव नेचर भी शो करते हैं। और उस वेव की वेवलेंथ उसने बताई थी h/p। p का मतलब मोमेंटम m/v। और ये जो हाइपोथेसिस हमें दिया था डी ब्रोगली ने, इसे डेविंसन जर्मर, एक एक्सपेरिमेंट है डेविंसन जर्मर, ये दो साइंटिस्ट के नेम है, इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। उसमें ब्रैग्स इक्वेशन एक आई थी और उससे प्रूव हो गया था कि जो डी ब्रोगली ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। और इसको थोड़ा सा ऑइंटमेंट करके, इसको थोड़ा मोल्ड करके, एडवांस करके ये फार्मूला बनाया गया। लेट इट बी चेक कि कैसे हुआ, एक बार देख लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू h/mv है और ये पूरा सरकमफ्रेंस बना, ये पूरा सरकमफ्रेंस है। मान लीजिए ये nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो रेडियस उसकी rn है, तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू लिखेंगे 2πrn। 6 ऑर्बिट है तो 2πr6, 5th ऑर्बिट है तो 2πr5 और nth ऑर्बिट है तो 2πrn। हमें पता है nth ऑर्बिट में वो n वेवलेंथ कंप्लीट करता है, तो इसकी वैल्यू हो गई n लैम्डा। 6 ऑर्बिट में 6 लैम्डा, 5 ऑर्बिट में 5th ऑर्बिट में 5 लैम्डा और n ऑर्बिट में n लैम्डा। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले में लैम्डा नहीं है तो लैम्डा को रिप्लेस करना है। यहाँ से लैम्डा इजिकल टू आ गया 2πr/n और यहाँ पर लैम्डा की जगह हमने 2πr/m डाल दिया, तो लैम्डा इजिकल टू 2πr/n इजिकल टू h/mv। mv को इधर ले आए, 2π को नीचे ले गए, n को मल्टीप्लाई किया, तो इसको जब रीशिफ्टिंग किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया mvr इजिकल टू nh/2π। इसका मतलब जो डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया था, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है डेविंसन जर्मर से, उसे ही बोर ने अपना पोस्टुलेट माना था। मतलब बोर का ये जो सेकंड पोस्टुलेट है ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ है। अब इन दोनों के बेसिस पर, एक ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, एक ये सेकंड इक्वेशन याद रखनी है। इन दो इक्वेशन के बेसिस पर बोर ने ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू हमें बताई थी और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो भी हमें कैलकुलेट करके बताई थी। एक बार ये देख लेते हैं कि जो रेडियस की वैल्यू थी, ऑर्बिटल रेडियस की जो वैल्यू थी बोर ने जो कैलकुलेट की थी, वो किस तरह से उसने कैलकुलेट की थी। ये दो इक्वेशन आपको समझ में आ गई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इजिकल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, और बोर का सेकंड पोस्टुलेट। यहाँ से एक आर कैंसिल कर दिया और हमें यहाँ पर रेडियस की वैल्यू चाहिए। रेडियस की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से v की वैल्यू, यहाँ से v की वैल्यू आ गई nh/2πmr। यहाँ v की जगह पुट कर दिया आपने। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। 2 से हमने v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, तो 1 में पुट कर रहे हैं m v स्क्वायर इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इजिकल टू k z e स्क्वायर अपॉन r। यहाँ से एक r से एक r फिर कैंसिल हो गया, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और काटा पीटी करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो भी है कुछ कैंसिल हो गया, देख लेंगे। तो इससे r की वैल्यू, r इधर आ जाएगा, तो r इजिकल टू आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये फार्मूला हमें याद भी होना चाहिए, रेडियस का फार्मूला है। इसमें r की वैल्यू हमारे पास में n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर आ जाएगी। देखिए इसमें ये फार्मूला आपके पास में आ गया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -34। 4 की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 3.14 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। z को एटॉमिक नंबर कहते हैं और ये किसी भी एटम के लिए हो सकता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। इन सब की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन z इन एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास में रेडियस का फार्मूला आ जाएगा, nth ऑर्बिट की रेडियस, चाहे तो rn भी बोल सकते हैं इसको।
नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, उस इलेक्ट्रॉन की अपने ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या है। रेडियस हमने कैलकुलेट की, ये फार्मूला हमें याद रखना है, और रेडियस का अगर वैल्यू पूछी जाए तो फिर ये फार्मूला, अदरवाइज ये फार्मूला आपके काम का है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रेडियस का फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा एम वी, आर की जगह मैंने ये पुट कर दिया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से v हम कैलकुलेट करेंगे, v इजिकल टू आ गया, इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एन एच इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई नीचे है, और हमें v चाहिए तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर का यहाँ डिवाइड कर दिया। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, और एक n से एक n और एक h से एक h कैंसिल हो गया। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 k z, पाई भी है, यस, 2 पाई k z ई स्क्वायर अपॉन n इंटू एच। और अगर इन सब की वैल्यूज़ रख दें, ये वैल्यूज़ हैं इनकी, इस कांस्टेंट की भी वैल्यू है, इस कांस्टेंट की वैल्यू है, सबकी वैल्यूज़ रख दें तो ये हमारा फार्मूला आ जाता है 2.188 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n इन मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ऑर्बिट के अंदर जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की वो नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, और वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी किस एलिमेंट के लिए आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। पर यह ध्यान रखना है, ये स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को कभी भी अप्रोच नहीं कर सकती। मतलब ये वैल्यू हमेशा, मतलब आप ये देखेंगे z का नंबर कभी इतना नहीं हो सकता कि इसका मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए। तो z की वैल्यू भी एक फिक्स हो सकती है, उससे ज़्यादा z भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए z की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो, और हम मल्टीप्लाई कर दें और ये स्पीड ऑफ जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो लाइट की स्पीड को अप्रोच करेगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी पार्टिकल कभी लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकता, ऐसा हमें आइंस्टीन ने बोला था। देखिए ये जो टॉपिक है कैलकुलेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है उसके पास कितनी टोटल एनर्जी है हमें कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर v स्पीड से मान लीजिए घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 12mv स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन की वजह से इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है, दैट इज k q1 मतलब प्रोटॉन का चार्ज, q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन r। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर को kz की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला है mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इजिकल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है। r से r कैंसिल, तो यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई, mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई kz ई स्क्वायर अपॉन r माइनस kz ई स्क्वायर अपॉन r, और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का हाफ kz ई स्क्वायर अपॉन r। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई माइनस हाफ kz ई स्क्वायर अपॉन r, और r की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kz ई स्क्वायर, तो यहाँ पर nth ऑर्बिट में एनर्जी हमारे पास में आ जाएगी माइनस हाफ kz ई स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू आपने रखी थी अभी n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kz ई स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का ये 2, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, बस केवल मल्टीप्लाई करके देखना है। तो k 2 बार है तो k स्क्वायर, और z भी 2 बार है तो z स्क्वायर, e की पावर 4 आ गया इंटू पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई। nth ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो इतनी होती है, और इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दें अगर हम 2
के जेड, यानी जेड तो एटॉमिक नंबर है, ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो डिपेंड करेगा एलिमेंट पे। के की वैल्यू कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। इन सब की अगर हम वैल्यू रख दें तो ये टोटल एनर्जी आ जाती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें फाइनल फार्मूला याद रखना है। ये जो एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं आपको बता देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और वोल्ट, कूलाम इंटू वोल्ट, क्यू इंटू वी, ये जूल होता है, हमें मालूम है, W=QV फार्मूला हमने पढ़ चुके हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल हो गया। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, यहाँ हमने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया क्योंकि इसे याद रखना आसान है, तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखिए हमारे पास में एक इस तरह के क्वेश्चंस आजकल काफ़ी ट्रेडिशन में है, पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², जिसको हमने सॉल्व करके लिखा है ½kZe²/r। अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही टोटल एनर्जी आ रही है, और टोटल एनर्जी नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दूँ तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ करने पे भी टोटल एनर्जी आ जाती है। तो ये एक फार्मूला है, आपको इसमें कभी भी आपको दे दिया जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी बताइए, तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए बस इसके बेसिस पर। इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये याद रख रखा है तो उसके बेसिस पे फार्मूला बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा ये लास्ट जिसका टॉपिक है, इसमें हमें कैलकुलेशन फॉर वेव नंबर फाइंड करना है। वेव नंबर का मतलब कुछ एक बार समझ लेते हैं क्या मतलब होता है। 1/λ वैसे इसका फार्मूला है, एक बार देखते हैं आया कैसे है। वेव नंबर का मतलब होता है 1 मीटर के अंदर नंबर कितनी वेव्स बन रही हैं, दैट इज वेव नंबर। मान लीजिए ये हमारी वेव बनी और ये वेव बनी और ये टोटल 1 मीटर है, तो एक वेवलेंथ कितनी हो गई, एक वेवलेंथ आधी मीटर हो गई। ये एक वेवलेंथ है, ये आधी मीटर और आधी मीटर ये, तो टोटल हो गया 1 मीटर। तो 1 मीटर के अंदर 2 वेवलेंथ है। तो वेव नंबर का मतलब, वेव नंबर का सिंबल होता है V बार, और इसे 1/λ से इसलिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, 1 मीटर में नंबर ऑफ वेव्स। तो यहाँ पर अगर मैं ½ मीटर रख दूँ, हाफ, क्योंकि एक वेवलेंथ हो गई ½ मीटर, तो ये आ गया वेव नंबर आ गया हमारा 2। इसका मतलब वेव नंबर की डेफिनेशन हमें याद रखनी है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर इज नोन एज वेव नंबर। तो मतलब हमारा टारगेट है 1/λ कैलकुलेट करना, इससे हमें 1/λ कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोर ने ये कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, ये मान लीजिए नंबर n1 है, ये नंबर n2 है, और इलेक्ट्रॉन ने जंप किया हायर ऑर्बिट n2 से लोअर ऑर्बिट n1 में। n1 में जो एनर्जी होगी वो कम होगी, इसको लोअर एनर्जी लेवल कहते हैं, इसको हायर एनर्जी लेवल कहते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये एनर्जी है En2, ये एनर्जी है En1, तो एनर्जी का डिफरेंस फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, hν की फॉर्म में बाहर निकलता है, और यही आपका स्पेक्ट्रल लीनियर स्पेक्ट्रल बनाता है। जो लीनियर स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था, तो इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, वो एनर्जी केवल तब रेडिएट करता है जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलता है, जिसका एनर्जी स्पेक्ट्रम हमें लीनियर फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल सकता है। तो हमारे पास में कैलकुलेशन हुई En2 माइनस En1 इजिकल टू h इंटू न्यू, ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन है। En का फार्मूला यहाँ से हम पुट कर देंगे और hν हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनली हमें ये मालूम चल गया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। फोटॉन्स मतलब एनर्जी बंडल्स, एनर्जी पैकेट्स हैं ये। तो मैंने यहाँ से इक्वेशन में लिखा hν इजिकल टू En2, यहाँ n की जगह n2 रखा तो En2 हमारा आ गया -2k² अपॉन इंटू Z² e की पावर 4 पाई स्क्वायर m
अपॉन n2 स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस साइन en1 आ गया -2 k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन n1 स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन, k स्क्वायर कॉमन, z स्क्वायर कॉमन, e की पावर 4 कॉमन, पाई स्क्वायर कॉमन, m कॉमन, h स्क्वायर कॉमन, बच गया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो कोई भी वेव होती है उसकी स्पीड होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, क्योंकि हमें वेवलेंथ डालना है। वेव नंबर का मतलब होता है 1 अपॉन लैम्डा, तो हमको किसी भी तरह से 1 बाय लैम्डा चाहिए, यहाँ से लैम्डा आएगा, तो मैं न्यू को c बाय लैम्डा लिख सकता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर आपने क्या किया, न्यू की वैल्यू c बाय लैम्डा यहाँ पुट कर दी, तो दिस इज एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन एच क्यूब इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ से 1 बाई लैम्डा यहाँ पर रख लिया और h इंटू सी को नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2k स्क्वायर e की पावर 4 पाई स्क्वायर m, z स्क्वायर को अलग से लिख दिया अपॉन सी एच क्यूब, c इंटू एच को मल्टीप्लाई किया तो सी एच क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और जब इन सब की वैल्यूज हम रख देंगे, इन सब की वैल्यू हम रख देंगे, तो ये आता है हमारे पास में 1.09 इंटू 10 की पावर 7 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और चूंकि इसे रिडबर्ग ने कैलकुलेट करके दिया था, तो इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कैपिटल R बोलते हैं। तो हमारे पास में फाइनल फार्मूला आ गया 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट R इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं, तो वेव नंबर का हमारा फाइनल फार्मूला बन गया आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। देखिए बेटा ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल है, मतलब लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट है। अब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। अच्छा, अगर मैं, हमारे पास पहले जो एनर्जी का फार्मूला था उसमें अगर हम एन की फॉर्म में जो फार्मूला था दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये nth ऑर्बिट के अंदर एनर्जी है। अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो z की वैल्यू 1 ले लूँगा। अगर मैं हाइड्रोजन ऑर्बिट के, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो n की वैल्यू 1 ले लूँगा। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो -13.6 अपॉन 4 दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की चाहिए तो 9 का डिवाइड करेंगे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट चाहिए तो 16 का डिवाइड करेंगे -0.84। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 में या थर्ड से 1 में या फिफ्थ से 1 में या सिक्स से 1 में जंप कर रहा है, सेकंड से 1, थर्ड से 1, फोर्थ से 1, तो ये जो सीरीज बनती है इसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज। मतलब n1 की वैल्यू 1 तो n2 की वैल्यू, n1 अगर 1 हो, n2 हो सकता है 2, 3, 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सीरीज बनती है उसे लाइमन सीरीज कहते हैं, और उसकी फिक्स वेवलेंथ निकल के आती है, उसे हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अगर n1 की वैल्यू 2 हो तो n2 की वैल्यू हायर ऑर्बिट में 3, 4, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब कोई थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, 5 से सेकंड में जंप करता है, तो ये बामर सीरीज होती है। और जो बामर सीरीज होती है, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर से सेकंड में जंप करेगा तो ये विजिबल रीजन आएगा, मतलब इस सीरीज को हम देख सकते हैं, ये विजिबल रीजन में आता है, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस में आता है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर कोई हायर से थर्ड में जंप कर रहा है, अगर n1 की वैल्यू 3 है तो n2 की वैल्यू 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है,
तो अगर कोई 4 से थर्ड में, 5 से थर्ड में, 6 से थर्ड में जंप कर रहा है तो ये लाइमन बामर पाशन सीरीज होती है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड। फिजिक्स में आपके ये 5 सीरीज आपको ध्यान रखनी है, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट एंड फंड। तो जैसे फंड के लिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5, n1 की वैल्यू 5 हो गई तो n2 की वैल्यू 5 से ज़्यादा 6 7 8 9 कुछ भी हो सकती है। इस तरह से ये सीरीज चलती है थोड़ी।